नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी लेके आना इसलिए ज़रूर हो गया था कि थोड़ा सा मेरे अंदर दर्द पैदा हो रहा था। इसलिए क्योंकि इतने दिनों से मैं देख रहा था कि हमारे जो झाबुआ अलीराजपुर और धार बड़वानी के जो बच्चे हैं किस तरह से अपनी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, किस तरह से अपना जो मुख्य उद्देश्य है उसको भूल चुके हैं। इसी के संबंध में जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि यार हम लोग अपने दिमाग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और विशेषकर जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, मेरे क्लास से होके गुजर चुके हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं, ये मेरे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आप लोग खुद भी जानते हैं इस बारे में कि वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है और हम क्या कहते थे आप लोगों को और आप क्या कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास गए और कहा कि गुरुजी मुझे मेरे जीवन का मूल्य या हमारे जीवन का मूल्य क्या है ये समझाइए। क्या बोला विद्यार्थी ने? क्या कहा कि गुरु मेरे जीवन का या हमारे जीवन का मूल्य क्या है, आज मुझको जीवन का मूल्य समझना है। गुरु ने कुछ नहीं किया, अपने स्टूडेंट को एक मोती दिया, हीरा या यूँ कहें कि एक डायमंड दिया और बोला कि जा इसकी कीमत लगा के आ, मार्केट में जा और इसकी कीमत लगा के आ। उसका जो शिष्य था वो चला गया उसकी कीमत लगाने के लिए। जो गुरु ने रूबी दिया था उस रूबी की कीमत जानने के लिए चले गया। बेशकीमती रूबी था, उसकी कीमत जानने के लिए चले गया। सबसे पहले एक ठेला गाड़ी जो रहती है, लॉरी, उस पे गया और बोला कि इसका मूल्य क्या है। तो उस ठेले वाले ने कहा कि तेरा पत्थर अच्छा चमक रहा है, मैं तुझे 1 दर्जन संतरे देता हूँ और ये पत्थर रख दे, मुझे दे दे। तो शिष्य ने कहा कि नहीं, ये बेचना नहीं है, इसकी सिर्फ कीमत लगानी है। गुरु का आदेश है कि इसे बेचना नहीं है, इसकी सिर्फ कीमत लगानी है। संतरे वाला था इसलिए उसने 1 दर्जन संतरा देने का ऑफर किया। फिर आगे गया एक सब्जी वाले के पास में, सब्जी वाले से पूछा कि ये जो रूबी है मेरे हाथ में, इस रूबी की कीमत क्या है। तो बोला कि तेरा पत्थर अच्छा चमक रहा है, इसका मैं एक कट्टा भर के या एक थैला भर के, जो थैला आता है अपने यहाँ अपन बोलते हैं ना थैला, एक बोरा मतलब बोरी जो आती ना, वो भर के मैं तेरे को आलू दे देता हूँ या सब्जी दे देता हूँ, इसके बदले ये पत्थर मुझको दे दे, ये पत्थर तेरा अच्छा चमक रहा है। शिष्य ने बोला कि नहीं, गुरु का आदेश है कि इसको बेचना नहीं है। फिर वहाँ से आगे चला गया और एक सोनार के पास गया, जो सोने चांदी का व्यापार करे, उनके पास गया। बोला कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत लगाना है, गुरु का आदेश है कीमत लगानी है। तो बोले कि तेरा पत्थर अच्छा चमक रहा है, मुझे दे दे, इसके
मैं 1 लाख रुपये देता हूँ, 2 लाख बोले तो 2 लाख देता हूँ, जितने पैसे मांग रहा है उतने देता हूँ। तो बोले कि नहीं, इसको बेचना नहीं है, इसकी सिर्फ कीमत लगानी है। फिर वहाँ से एक जौहरी के पास गया। जौहरी तो जानते होंगे, जो सच्चा सोना है, सच्चा हीरा है या नकली हीरा है, जो पहचान करने वाला होता है, उनके पास गया। तो बोला कि इसकी कीमत क्या है, इसकी मतलब किसकी, रूबी की, इसकी कीमत क्या है। तो उसने क्या किया कि एक कपड़ा बिछाया और बोला कि इसको यहाँ पे रख, यहाँ पे इसको रखा और उसके फेरे लगाए और फिर बैठा और बोले कि इसकी कीमत लगाना चाहता है तो इसकी तो कीमत नहीं लगा सकता, ये अनमोल है, रूबी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। शिष्य परेशान हो गया। उसने सोचा कि यार मैंने तो गुरु से सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई इसकी मतलब अपने जीवन की कीमत क्या है, अपने जीवन का मूल्य क्या है, और गुरुजी ने मुझे कहाँ उलझा दिया एक पत्थर देके। कोई बोलता है कि 1 दर्जन संतरे में दे जा, कोई बोलता है कि 1 बोरा या 1 थैला भर के आलू लेके ये पत्थर दे जा, कोई बोलता है 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए देने की बात करता, तो कोई बोलता है कि अनमोल है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। परेशान हो गया, वो शिष्य परेशान हो गया, भागा भागा दौड़ा चले गया अपने गुरु के पास। बोला कि गुरुजी मुझे कहाँ डाल दिया, कौन सी मुसीबत में डाल दिया, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया या क्या गलती कर दी जिसकी सजा आप मुझको दे रहे हैं। इसकी कीमत अलग अलग लोग अलग अलग लगा रहे हैं। कोई बोलता है कि 1 दर्जन संतरे में दे जा, कोई बोले कि 1 कट्टे आलू में ले जा, कोई बोले कि 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, कोई बोले कि इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। आप मेरे को ये लेके क्यों बाजार में भटका रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। गुरु ने कहा कि बैठो शांति से, मैं तुमको यही समझाना चाह रहा था कि तुम जीवन का मूल्य लगाना चाह रहे हो। जीवन का मूल्य भी कुछ ऐसा ही है, जो जितना समझता है उतना ही उसका मूल्य लगाता है। जो संतरे वाले ने जो कीमत लगाई, संतरे वाले को पता नहीं था कि ये रूबी बेशकीमती है, अनमोल है, इसलिए उन्होंने कहा कि 1 दर्जन संतरे में ले जाओ, 1 दर्जन संतरे ले जाओ और इसको दे जाओ। फिर सब्जी वाले को भी इसका पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको देने की बात करी। फिर सोनार, जो सोने चांदी का व्यापार करने वाले, उसने भी बात करी, पर जौहरी ने उसको सही समझा और सही पहचाना और उसने सही कीमत बताई। वही हमारे जीवन का भी मूल्य है। हम अपने जीवन को किस तरह से समझते हैं। कोई सब्जी वाले की तरह समझता है तो कोई किसी और की तरह समझता है। जिसने अपने जीवन का सही समय पे सही मूल्य समझ लिया वही सक्सेस है, यानी कि हमारा जीवन अनमोल है। हम जैसा चाहें वैसा अपने जीवन का मूल्य लगा सकते हैं, जीवन का मूल्य अर्जित कर सकते हैं। इस सारणी का, इस कहानी का सार सिर्फ यही था कि आप अपने जीवन को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। समझ लो, सही मायनों में समझ लो, सही समय है ये समझने के लिए। आज आपकी जिम्मेदारी क्या है, आज आपकी जो उम्र है उस उम्र में आपको क्या करना चाहिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर हटके अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं, और ये सब केवल अपने को ही नुकसान पहुंचाने वाला है या अपने लिए ही हानिकारक है, खुद के लिए। मैं बोल रहा हूं मेरे लिए नहीं। आप अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आपके लिए हानिकारक है। ये कहानी का उद्देश्य समझ में आया होगा कि हमारे कहानी और हमारे जीवन में इसका क्या संबंध है।
हमारी कहानी, हमारा जीवन जो है वो कुछ इस कहानी की तरह ही है। एक छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को तहस नहस या सत्यानाश करके छोड़ देगी। ये पेन का एक रिफिल है, ये देख रहे होंगे आप लोग। इस पेन के इस रिफिल में यहां से लेकर यहां तक इसके अंदर स्याही भरी हुई है, लेकिन ये स्याही कब चलती है? जब इसका ये नीब काम करता है, ये नीब काम करता है। अगर इस नीब का ये छोटा सा हिस्सा भी हम अगर निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ये पूरे रिफिल में जितनी भी स्याही भरी हुई है वो कोई काम की नहीं है। काम की है क्या? नहीं है, कोई काम की नहीं है। कब नहीं काम की है? जब ये छोटा सा नीब काम नहीं करेगा तो इस रिफिल में कितना भी स्याही भरी हो, कितनी भी भरी हो, कितना भी कलर भरा हो, लेकिन वो कोई काम नहीं आएगा। उल्टा ये हमारे कपड़े खराब कर देंगे, हमारे हाथ खराब कर देंगे और बाकी जो सामग्री रहेगी उसको खराब कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अंश भरा होता है, चाहे उसका कलर अलग हो। यानी कि जो उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो टैलेंट भले ही अलग हो। किसी का टैलेंट डांस करने का हो, किसी का टैलेंट पढ़ाई करने का हो, किसी का टैलेंट राजनीति करने का हो, किसी का टैलेंट व्यापार करने का हो, व्यापार बिजनेस करने का हो, किसी का टैलेंट कुछ और करने का हो। जिस तरह से इस पेन के कलर में, इस पेन के रिफिल में अलग अलग कलर भरा होता है, किसी में ब्लू, किसी में ब्लैक, किसी में रेड, किसी में और कुछ, वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है। लेकिन आप लाइफ में जब तक इस नींव को संभाल के नहीं रखोगे तब तक ये जीवन जो है वो चलने वाला नहीं है। और आप गलती कर रहे हैं बार बार, आप इस नींव को संभाल के नहीं रख रहे हैं, मतलब जीवन में एक छोटी सी गलती आपके इस पूरे टैलेंट को गायब कर देगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे। इसलिए लाइफ में गलतियाँ कम से कम करो और हमारे अंदर क्या टैलेंट है उसको समझो और पढ़ो। नहीं तो ये भले ही इसके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कोई मतलब का नहीं है। जिस तरह से ये रिफिल बिना नीब का, नीब बहुत छोटा सा है, नीब बहुत छोटा सा है, लेकिन पूरे रिफिल के अंदर जितना भी कलर है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर उसका कंट्रोल है। वही प्रक्रिया हमारे दिमाग में, दिमाग छोटा सा ही रहेगा लेकिन पूरे जीवन को किस तरह से कंट्रोल करना वो यहीं से शुरू होगा। दुनियादारी से क्या मतलब यार, आपको क्या करना है? आप दिमाग में एक टारगेट बना लो कि आपको क्या करना है। वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, इसलिए हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें। वो चीजें आप क्यों माइंड में लेते हैं? ये सब फालतू के चोचले हैं, कभी भी आपको सफल नहीं बनाएंगे ये जो दुनियादारी की नकल। अगर आपको सफल बनना है तो एक डंके की चोट पे एक बात रखनी पड़ेगी कि नहीं, मैं यही करूँगा या यही करूँगी और इसमें सफलता हासिल करके दिखाएंगे। मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देता हूँ, देता भी हूँ इस मामले में तो अपना खुद का उदाहरण देता हूँ हर बार, चाहे उदाहरण सही हो या गलत हो। मैं ना तो कभी किसी की सुना, ना कभी किसी की सुनता हूँ और ना ही कभी किसी की सुनूंगा। हाँ, अगर अच्छी बात बोलेंगे तो मैं ज़रूर सुनूंगा, लेकिन खराब बात बोलेंगे तो मैं सुन लूँगा लेकिन उसको कभी आत्मसात नहीं करूँगा। और मेरे को जो करना है मुझको पता है मेरे को क्या करना है, पहले से ही जो कर रहा था वैसे ही करने का आगे भी प्लान है और वही करूँगा जो मेरे हिस्ट्री में है, मेरे लेख में है, मेरी दिनचर्या में। जो बच्चे मेरे पास कोचिंग आते थे उनको 1000 बार बोला होगा कि लाइफ में एक रजिस्टर मेंटेन करना सीखो, एक रजिस्टर बनाओ अपने जीवन का कि हमको क्या करना है, उसको लिख के रखो
नहीं तो समय के साथ में तुम्हारे सपने ऑटोमेटिक गायब होते जाएंगे। आज फिर याद आ गया होगा जो बच्चे यहाँ से गए उनको कि हाँ यार बोला था लेकिन हमने आज तक रजिस्टर नहीं बनाया। कब बनाओगे? अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आप 12वीं के एग्जाम दे चुके हैं, कब बनाओगे? या फिर 12वीं में पढ़ रहे हो। जिस दिन मैंने ये बात बोली थी या जिस साल मैंने ये बात बोली थी उस साल से आज तक गिन लो कितने साल हो गए तुमको एक रजिस्टर बनाने में परेशानी आ रही। क्या करना रजिस्टर में? सिर्फ हमारा उद्देश्य लिखना है, किसी को बताना नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य लिखना है, हमको क्या करना है, कैसे करना है वो लिखना है। हम दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा मतलब मत रखो, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तब तक। कब तक दूसरों के सहारे रहेंगे हम? आज हमारे मम्मी पापा करके खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कब तक खिलाएंगे पिलाएंगे? अपने टैलेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है, यूट्यूब पे हर प्रकार की वीडियो मिल रही है। टाइम पास की वीडियो भी मिलती है, पढ़ने के लिए भी वीडियो मिलती है। MPPSC से लेके UPSC तक की हर प्रकार की वीडियो मिल रही है। देखने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, जिम्मेदारी निभाने वाला होना चाहिए, अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए। अब दोस्त किसको दोगे? एक समय आएगा जब हमारा मन करेगा कि हमारा घर परिवार चले, किस तरह से हमको उसको मेंटेन करना है। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अभी से सोचना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी हो गई है वो भी सोचना पड़ेगा। अब उम्र कितनी बची वो भी सोचना पड़ेगा। आसपास की दुनियादारी में क्या गलतियां हो रही है उन गलतियों से सीखो। खुद गलतियां करके सीखने जाओगे तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। यार दूसरा कोई दिन भर मोबाइल चलाता है, व्हाट्सअप चलाता, फेसबुक चलाता, तो हम भी दिन भर क्यों चलाएं मोबाइल? अगर हमको मोबाइल चलाना ही है तो यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ो, यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ो, यूट्यूब पे जीव विज्ञान पढ़ो, यूट्यूब पे कोई अच्छी चीज़ें पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। एक से बढ़कर एक यूट्यूब चैनल है और उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। और बैलेंस तुम भरवाते हो, जो बैलेंस तुम भरवाते हो वैसे भी शाम को 12 बजे के बाद तो वो ऑटोमेटिक कंपनी वापस ले ही लेगी। तो क्या उस बैलेंस को सिर्फ स्टेटस डालने के लिए भरवा रखा है या यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए ही बनवा रखे हैं? अगर तुमको चैनल का पता नहीं कि कौन सा चैनल अच्छा पढ़ाता है या कौन सा चैनल बेहतर है तो मेरे को पूछना, मैं बता दूंगा कि MPPSC के लिए कौन सा चैनल है, UPSC के लिए कौन सा चैनल है। सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाओ। आपको UPSC क्या होता है, MPPSC क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि MPPSC UPSC क्या होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। शिक्षा का ये मतलब नहीं होता है आप सिर्फ और सिर्फ नौकरी करो। शिक्षा का स्पष्ट मतलब ये होता है कि आप लाइफ में तर्क कर सको कि क्या सही और क्या गलत है। अगर आप तर्क नहीं कर सकते मतलब आप शिक्षित नहीं हो। आप तोता रटन विधि सीख रहे हो, तोता रटन विधि जो कहावतें सुनी होगी वो सीख रहे हो। तर्क करना सीखो लाइफ में, तो सफलता आपके पीछे झांक मार के आएगी। अब क्या बोलूं मैं, कितना दर्द होता है जब मैं हमारे बच्चों के बारे में सोचता हूँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे उनके बारे में सोचता हूँ। आज कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में स्कूलें बने, कॉलेजें बने, जितना भी शिक्षा विभाग था वो सब बने, कोचिंग क्लासें बने, लेकिन ये सिर्फ ऑफलाइन बने। ऑनलाइन चालू है, ऑनलाइन क्लासें चल रही है,
सभी चैनल वाले ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं, सभी कोचिंग क्लासें वाले अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। हमारे लोग यूँ समझ रहे हैं, गांव के लोग, ग्रामीण लोग यूँ समझ रहे हैं कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मतलब पढ़ाई बंद। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कभी पढ़ाई बंद करी ही नहीं, और हम लोग हैं कि कभी पढ़ाई शुरू करी ही नहीं। उसके बाद में बोलेंगे कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मानता हूँ कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है, हमारा जो टैलेंट है वो घट रहा है, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। और बोलेंगे कि कंपटीशन बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसा आएगा, अगर हम 20 साल के, 22 साल के, 24, 25, 30 साल के हो गए, फिर हमारा जो माइंड है डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, रिवर्स में। उसके बाद में कोई सी भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। अभी समय है संभलने का। अगर आप सेकेंड ईयर फाइनल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, कभी भी कहीं भी हो, फाइनल हो चुका है तो भी पढ़ लो। इसीलिए हमने चैनल भी बनाया है यूट्यूब चैनल पे। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पर ही पढ़ो, पर यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक चैनल है। और मैंने बोल दिया पहले से कि अगर आपको अच्छे चैनल के बारे में पता नहीं हो तो मेरे को पूछना, मैं बोल दूंगा चैनल कौन कौन से अच्छे हैं। मैं खुद भी पढ़ता हूँ चैनलों से, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ बोलने का ही काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। हम कभी पढ़ाई बंद नहीं करते हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, हम कभी पढ़ाई बंद नहीं करते हैं। आके देख सकते हो, अगर यकीन नहीं हो तो हमारे साथ घूम के देख सकते हो। सप्ताह भर पता चल जाएगा कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। बस घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये मैं विशेषकर मेरी क्लास के जो बच्चे निकल के गए हैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे बोलना चाह रहा हूँ। तुम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब तुम क्लास में आए होंगे, तुम्हारे को डांट भी पड़ी होगी, मार भी पड़ी होगी, वो सारी चीज़ें तुम भूल रहे हो। एक बार दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि क्या क्या बोला था तुम्हारे को। पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो बेझिझक मेरे पास फ़ोन लगाओ, मिलो हमसे, ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बाबा हूँ तो कोई मंत्र मार के दूंगा जिसके कारण आपका मन लगेगा, ऐसी बात नहीं है। पर मन नहीं लग रहा है, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई तुम जब मेरी क्लास में आते थे उस समय कितनी सारी बातें करी थी, वो बात एक बार रिवाइज कर लो। और मन नहीं लगे तो बोल देना। अगर मन नहीं लगे तो बोल देना। नंबर तो होंगे ही, अगर नंबर नहीं है तो वीडियो तो देख रहे हैं, मतलब इतना तो पक्का है कि वीडियो देख रहे हैं मतलब नंबर मिल सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं, नीचे लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे नंबर लिखे हुए मेरे। और जो बच्चे देख रहे हैं वह पुराने बच्चों के पास, मतलब किसी के पास अगर मेरे नंबर नहीं है तो उसके पास ये वीडियो की लिंक ज़रूर भेजें और बोले उनको कि ये देखे पूरा वीडियो। हम क्यों नहीं होते सफल? यही तो वजह है यार। तुम अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, काम तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आएंगे। लोग कहते हैं कि यार काम नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है। और मुझको पूरा यकीन है कि आप लोगों के पास भी इतने काम है, इतने काम है कि आपको फुर्सत नहीं मिले, लेकिन आप उस काम को भूल गए, आप अपने उद्देश्य को भूल गए, इसीलिए आपको अपने काम दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक स्टेज आएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए
कि हमारे पास डिग्रियां हैं लेकिन हम चाय की दुकान लगाना चाह रहे हैं, भजे तल के बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही। ऐसा हो सकता है अगर अभी नहीं संभले तो। मैं कितने सारे डिग्री वाले साथियों को देखता हूँ तो अपनी व्यथा बताते हैं। कहीं ना कहीं बाकी लोगों की भी गलती रही है, लेकिन एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा। अगर उन्होंने ये चीज़ें पहले सोच ली होती कि यार हम इतनी इतनी उम्र में हम ये कर रहे हैं, इतनी उम्र में हमको ये करना, उस उम्र में हमको ये करना है, प्लानिंग पहले से होती है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। अगर बिना प्लानिंग की कोई चीज़ करोगे सफल होने के चांस 90% कम हो जाते हैं। अब सोचो चांस कितना बचा है, कितना चांस बचा है? कुछ नहीं बचा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे साथियों को देखता हूँ कि डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन बोले कि यार कोई काम धंधा है नहीं, सरकारें नौकरियां निकाल नहीं रही, वैकेंसियां निकाल नहीं रही। तुम सरकारों को समझ नहीं पा रहे कि कब कब क्या क्या करती है। मतलब तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, तुमने दुनिया की नकल करी है, इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे। मैं किसी को ताने नहीं मार रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। वैकेंसी कब निकलेगी? हमारे एमपी में वैकेंसी कब निकलेगी? 2022 में निकलेगी, पक्की बात है। ढेर लग जाएगी वैकेंसियों की। अभी 2016-17 में निकली थी, ढेर लग गई थी। अब फ़ोन लगा देना कि 2022 में क्यों निकलेगी, बता दूंगा क्यों निकलेगी, है ना। बाकी ज़्यादा बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा उसकी, क्यों निकलेगी उसकी। दिमाग तो होना चाहिए थोड़ा सा है, लेकिन उपयोग करना कोई नहीं जानता है। पढ़े पढ़े खराब हो जाएगा, ये क्या काम आएगा। कर लो अभी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा तो चलेगा, जो भी चलेगा, जैसा भी चलना होगा चलेगा। आप लोगों के पढ़ने या ना पढ़ने से मुझको फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तुम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब पढ़ोगे नहीं तो सफल कैसे होगे। एक निश्चित रणनीति, एक निश्चित प्लानिंग बना के पढ़ना शुरू कर दो। आप कोई सी भी क्लास में हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़ना शुरू कर दो। रास्ता नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, लगाओ फोन मेरे पास। लेकिन जब से ये वीडियो देख रहे उसी रोज से पढ़ना शुरू कर दो। मेरा नंबर लिखे हुए हैं, लिंक पे जाओगे मिल जाएंगे। और जिसको नहीं मिलते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि लिंक अब दबाना है, उसके बाद में अबाउट लिखा रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ मेरा नंबर मिल जाएंगे। रास्ता नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि रास्ता नहीं पता तो मैं बताऊंगा। मेरे को क्या करना है मेरी चिंता मत करो, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, मुझे मेरा रास्ता पता है। और अगर आपके पास बेहतर रास्ता है तो बताना। मैं आपकी राय को कभी ठुकरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना, तो मैं वो चीज़ कर दूँगा। और अगर आपको बेहतर रास्ते पते हैं, रास्ते के बेहतर अनुभव है, तो आप बता सकते बेझिझक। मैं आपके आपके द्वारा जो सुझाए गए, जो सुझाव दिए गए उसको कभी नकारूंगा नहीं, उसका अनुपालन करूंगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। सुझाव देने के साथ सुझाव लेना भी हम जानते हैं। लड़ो, नहीं लड़े तो काम नहीं देगा। बातें तो बहुत है, लेकिन क्या बताएं। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इन क्षेत्र के जो साथी लोग हैं उनसे विशेष अनुरोध है
क्योंकि इधर के जो बच्चे होते हैं, इधर का पढ़ाई का माहौल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो है, सबके लिए है, लेकिन आपको तर्क करना सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। तर्क नहीं करोगे, सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उम्र रहती है पढ़ाई करने की, उम्र गुजर जाने के बाद में पढ़ने का करोगे तो कोई मतलब नहीं है। वो कहावत है ना कि एक बार जो हमारे शब्द होते हैं मुंह से निकल गए उसको वापस नहीं ले सकते, जो तीर कमान से निकल चुकी उसको वापस नहीं ले सकते, जो समय निकल गया उसको भी वापस नहीं ले सकते। जो समय है, जिस समय में हमको सदुपयोग करना है उसमें कर लो। अगर हमारी उम्र 22 साल की है और हम सेकेंड ईयर में या फाइनल में हम किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं और मान लो कि 2020-22 में हमारा फाइनल हो जाता है और उसके बाद में वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी निकल जाने के बाद में हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली तो ठीक है, 24, 25, 26 साल की उम्र में हमारी शादी हो जाएगी, घर परिवार चलना शुरू हो जाएगा, घर गृहस्थी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और फिर बाद में वैकेंसी 22 के बाद में वैकेंसी नहीं निकलेगी, 23 के बाद में निकलेगी, लेकिन कम निकलेगी, कंपटीशन बहुत रहेगा। उसके बाद में फिर 28, 29 में, 30 में वैकेंसियाँ निकलेगी। अगर हम 22 साल के हैं, 22 में 22 साल के हैं, 2022 में 22 साल के हैं, तो 29-30 में हम 29-30 साल के हो जाएंगे और उस समय हमारा दिमाग कम चलने शुरू कर देगा, क्योंकि इन सालों के बीच में जो हमारे साथ जो घटना घटेगी उसका अनुमान शायद आपको नहीं होगा जब 22 साल के हो। लेकिन उस समय क्या क्या घटना घट सकती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, वो अनुभव हमारे पास है। इसलिए हमको पता है कि क्या क्या परिस्थितियाँ आती है और उन परिस्थितियों में आप अपने आप को किस तरह से हैंडल कर पाते हो। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। ये वही बात आ जाती है कि हम किस तरह से सोचेंगे। अगर हमने सही सोचा तो हम निखर जाएंगे और सही नहीं सोचा तो बिखर जाएंगे। और 28, 29, 30 में हम फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए दुर्भाग्य से। अगली कब निकलेगी? 34, 35 में। और 34, 35 में फिर चांस बना, उस समय तक तो हम जीरो हो जाएंगे और उस समय हमारे जो आसपास के लोग हैं वो ताने देंगे कि बूढ़े हो गए हैं लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली। और उस समय हमारा दिमाग ऐसा खराब होगा कि हम थोड़ा बहुत जो याद था वो भी भूल जाएंगे। इसलिए सही समय आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में हो, उस समय आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दो, सेकेंड ईयर, फाइनल, थर्ड ईयर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट तैयार हो जाना चाहिए। जैसे ही फाइनल हुआ आप किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। डिग्री करने के बाद तैयारी करने बैठोगे आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। मैंने देखा है 34 साल में भी कोई नौकरी करने के लिए, अरे पीएचडी कर रखी है लोगों ने और मजदूरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सरकारों का दोष जरूर है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो कमी जरूर रही है। कमी रही है इसीलिए आप दूसरों के पीछे भागते रहे। आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास अगर रणनीति है, प्लानिंग है, तो आप एक जगह के लिए तैयार क्यों होते? आप अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आप अपने आप को कहीं पे भी फिट कर सकते हो। शिक्षा का ये मतलब होता है, मेरे हिसाब से शिक्षा का ये मतलब होता है। ये मतलब नहीं होता है कि हमारे पास डिग्री है तो हम एक किसी टारगेट को लेके बैठ गए कि यार मेरे को तो पुलिस बनना है, तो पुलिस की तो वैकेंसी नहीं निकली है। मेरे को तो पटवारी बनना, पटवारी की वैकेंसी ही नहीं निकली है।
मेरे को तो चपरासी बनना, चपरासी की वैकेंसी नहीं निकल रही है। मेरे को टीचर बनना, टीचर की वैकेंसी नहीं निकल रही। भाई अपने आप को ऐसा तैयार करें, आप किसी भी एग्जाम के लायक हो, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लायक हो, किसी भी काम को करने के योग्य हो। कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर जाएंगे और बेहतर अपना योगदान दे पाएंगे देश के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए। तो बातें तो बहुत आती है, लेकिन फिर से एक बार अनुरोध करूँगा कि आप पढ़ना शुरू कर दें, नोट्स बनाएं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग फर्स्ट ईयर से शुरू करें। जब एग्ज़ाम आती है तो कोर्स का पढ़ें, जो कॉलेज में है वो पढ़ें। बाकी टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ जीएस पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें और पेपर पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, न्यूज़ देखें, मोबाइल में न्यूज़ देखें। न्यूज़ में बेस्ट न्यूज़ क्या होती है? जो डिबेट होता है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, डिबेट आपको देखना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? डिबेट नहीं देखेंगे, डिबेट किसी को पसंद नहीं आती। जिसको तैयारी करना है वो डिबेट देखेंगे, डिबेट से ही आपको तैयारी होगी। तैयारी कैसे होगी? जब देखोगे, थोड़े थोड़े दिन बाद देखोगे और पढ़ते रहोगे, जीएस पढ़ोगे, पेपर पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ोगे, डिबेट देखोगे रोज, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ डिबेट क्यों देखना चाहिए। डिबेट ज़्यादा देखो। एमपीपीएससी, यूपीएससी में जो सिलेक्शन होते हैं उन बच्चों के इंटरव्यू देखो। नक्शे से पढ़ाई करो, नक्शा होना चाहिए आपके पास जीएस के लिए। रीजनिंग को एक ही चैनल से पढ़ो, कोई से भी चैनल से पढ़ रहे यथावत उसको क्रम से पढ़ो। एक बार पढ़ो उसको और उसको बार बार फिर रिवीजन करते रहो। ये पढ़ने की टेक्निक होना चाहिए। एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, जब भी पढ़ना हो तो जहाँ से पढ़ा वहीं पे जाके उसको वापस क्लिक करके खोल के देख लो। और नोट्स बन गए तो उसको थोड़े थोड़े समय में रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो। ज़रूरत पड़ी तो हमको बोलो कि हम भी आप लोगों के लिए रीजनिंग शुरू कर देंगे, मैथ्स तो शुरू है ही सही, इंग्लिश भी शुरू कर देंगे, जीएस भी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए कुछ करें तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। और हमारे लिए कुछ करना का मतलब ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बेहतर रिजल्ट देना पड़ेगा, तो ही हम कुछ करेंगे। हम अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आपको नोट्स बनाना चाहिए उसके, तो ही आपको हक है कि हमको ये पढ़ाओ। जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे हम, यूट्यूब पे जो बोलोगे वो वीडियो डाल देंगे। लेकिन आप बोलो तो सही, हर प्रकार की वीडियो डालने की हिम्मत रखते हैं हम, किसी भी सब्जेक्ट की। करंट की रखते हैं, जीव विज्ञान की रखते हैं, मैथ्स की रखते हैं, इंग्लिश की रखते हैं, सारी चीज़ें A to Z कंप्यूटर को छोड़ के। थोड़े समय बाद कंप्यूटर के भी हम योग्य हो जाएंगे। एक बार ठान लिया, छोड़ेंगे नहीं हम। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हम डाल देंगे वीडियो और बेहतर डालेंगे, अपलोड करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे। अगर बातें ठीक ठाक लगी हो तो जीवन में उतारने की कोशिश करें। पेन का उदाहरण, रूबी का उदाहरण याद रखें हमेशा के लिए और पढ़ते रहिए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो पूरा देखने के लिए ज़रूर कहें। अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जय भीम।